नमस्ते साथियों। आज का जो टॉपिक है वह रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया किसने था? मैक्स ट्राउज व लुईस ने। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या मानता है कि अभिकारक उत्पाद में तभी परिवर्तित हो सकता है जब अभिकारक के अणुओं में क्या हो? टक्कर हो। अभिकारक के अणुओं में क्या हो? टक्कर हो। और इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणुओं को ठोस गोले के रूप में माना जाता है और अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संगत आवर्ती कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे जो मेन पॉइंट है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो सक्रियण ऊर्जा के साथ संगत आवर्ती पर भी निर्भर करता है। और इसके लिए फिर एक आरेख, एक समीकरण दिया गया, उसके हम बात करने वाले हैं। ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल सा है, कोई विशेष बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत। क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रिया का संगत। बेटा संगत का मतलब होता है टक्कर। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आप ये बात बिल्कुल याद कर सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया का हमने क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत। तो इसके लिए अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले बात करते हैं दिया किसने। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के, क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए यह सिद्धांत, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सिद्धांत मैक्स ट्राउज, क्या लिखा है? मैक्स ट्राउज व लुईस ने दिया। तो पहला तो आ जाए कि रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत किसने दिया? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा मैक्स ट्राउज व लुईस ने दिया। मैक्स ट्राउज, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार नाम किसने दिया है? मैक्स ट्राउज और लुईस ने ये सिद्धांत दिया है। इसके बाद आगे, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक उत्पाद में, अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन होने, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए अभिकारक के अणुओं में टक्कर होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? टक्कर होना आवश्यक है। तो सीधी सी बात है कि इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तित होना, मतलब अभिकारक उत्पाद में तभी परिवर्तित होगा जब अभिकारक के अणुओं के मध्य क्या हो? टक्कर होती है, डिशुम होती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट, ये सिद्धांत क्या करता है? यह सिद्धांत अभिकारक अणुओं को ठोस गोले के रूप में, यह सिद्धांत अभिकारक अणुओं को ठोस गोले के रूप में मानता है। क्लियर है? अब एक चीज़ और, सबसे मेन पॉइंट आता है, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि संगत आवर्ती क्या होती है।
तो अभिक्रिया मिश्रण में जो अभिक्रिया हो रही है उसके बाद अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई प्रति आयतन में होने वाले टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? संगत आवर्ती कहलाती है। कि अभिक्रिया मिश्रण में क्या लिखा? अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्कर को संगत आवर्ती, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से, संगत आवर्ती कहते हैं। अब ये तो बात क्लियर ही है कि टक्कर किसके अंदर होगी? अभिकारक के अणुओं के मध्य। तो अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्कर होती है, टक्करों की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? संगत आवर्ती। अब इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो अपने लिए काम का और बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल एकदम होना चाहिए कि अभिक्रिया का वेग, आपने कल पढ़ा था कि अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन यहां आपको समझना है कि अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के साथ साथ, अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के साथ साथ संगत आवर्ती जेड पर भी, अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के साथ साथ संगत आवर्ती पर भी निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के साथ साथ संगत आवर्ती पर भी निर्भर करता है। तो 1 मिनट, अभी काफ़ी बिंदु हमें इसकी बात करनी है। सबसे पहले 1 मिनट के लिए इसको रिपीट करने फिर आगे बढ़ेंगे कि सबसे पहले हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया था कि रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा सिद्धांत? संगत सिद्धांत। रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा सिद्धांत? संगत सिद्धांत। किसने दिया? या टक्कर सिद्धांत बोल दे, एक ही बात है। संगत सिद्धांत के दिया या टक्कर सिद्धांत के दिया, कोई अंतर नहीं है। यह सिद्धांत दिया किसने था? मैक्स ट्राउज और लुईस ने। सिद्धांत किसने दिया था? बिल्कुल ये माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए, फिट, कि सिद्धांत किसने दिया? मैक्स ट्राउज और लुईस ने दिया था। ये सिद्धांत क्या मानता है कि अभिकारक को जब उत्पाद में परिवर्तित करना है तो अभिकारक के अणुओं के मध्य क्या होनी चाहिए? टक्कर होनी चाहिए। दूसरी बात, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं को किस रूप में माना जाता है? ठोस गोलों के रूप में माना जाता है। अभिकारक अणुओं को ठोस गोलों के रूप में माना जाता है। और सबसे विशेष बात कि अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली जो टक्करों की संख्या होती है, जो टक्कर होती है, उसको हम संगत आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत आवर्ती, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के साथ इस संगत आवर्ती पर भी निर्भर करता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल अंगुलियों पे याद हो गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें अभी और भी हमें लिखनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका। तो अब इसको देखो मिटाते हैं और आगे अभी इस सिद्धांत के बारे में काफ़ी बातें हमें और करनी है। तो यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं कोई परेशानी होगी इस सिद्धांत के अंदर। अब देखो आगे बात करें कि आगे हमें क्या याद करना है। अब देखो एक सिंपल से लैंग्वेज लिख रहा हूँ कि द्विअणुक प्राथमिक अभिक्रिया, क्या लिखा है? द्विअणुक प्राथमिक अभिक्रिया। द्विअणुक का मतलब उस अभिक्रिया की अणुसंख्या कितनी होगी? 2 होगी। पढ़िए हमने। तो जैसे मान लिया कि A+B था, इससे हमने क्या बना दिया? आपका उत्पाद। A+B से क्या बना दिया हमने? उत्पाद बना दिया। तो हमने क्या लिखा? द्विअणुक प्राथमिक अभिक्रिया A+B से उत्पाद के लिए
अभिक्रिया का उत्पाद के लिए अभिक्रिया वेग को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते। समझना यहाँ से कि एक अभिक्रिया हो रही है A प्लस बी, उससे क्या बना, उत्पाद बन रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर आपको अभिक्रिया का वेग प्रदर्शित करना है टक्कर सिद्धांत के अनुसार, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अभिक्रिया का वेग बराबर जेड ए बी ई की पावर माइनस में ई ए अपॉन आर टी। तो अब जो अभिक्रिया के वेग को चाहे तो आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ई ए अपॉन आर टी आपने आर्यनी सिद्धांत से समझ लिया था। यहाँ पर अपने को समझना है जेड ए क्या होता है। तो यहाँ हम क्या समझना, जेड ए, तो यहाँ लिख सकते हो कि जेड ए बी बराबर क्या होता है, अभिकारक ए तथा बी की संगत आवर्ती। अभिकारक ए तथा बी की संगत आवर्ती। बाकी इनसे ई ए तो आप जानते हो क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा। आर क्या होता है, गैस नियतांक। और आपका टी होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परम ताप से। तो यहाँ से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर संगत सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की समीकरण है तो उसके लिए अभिक्रिया का वेग हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया का वेग जेड ए बी, जेड ए बी मतलब वो संगत आवर्ती को रिप्रेजेंट करता है। फिर ई की पावर माइनस में ई अपॉन आर टी। तो बिल्कुल मान्य होना चाहिए जेड ए बी का मतलब क्या है, अभिकारक ए तथा बी की संगत आवर्ती। इसके बाद यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही है आपको कि जब अभिकारक की, हमने कल वाली क्लास में एक बात की थी कि जब अणु में टक्कर होती है तो जो संगत आवर्ती का मतलब टक्करों की संख्या है, और ये जो संगत आवर्ती वो किस पे निर्भर करेगी, थोड़ा सा गौर करना कि अगर अभिकारक के अणु पर टक्कर हो रही है और टक्कर के समय अभिकारक का विन्यास सही नहीं है तो वो टक्कर प्रभावी नहीं होगी, और प्रभावी नहीं होगी तो उत्पाद नहीं बनेगा। इसका मतलब जो संगत आवर्ती है वो अभिकारक अणुओं के उचित विन्यास पर निर्भर करती है। संगत आवर्ती किस पर निर्भर करती है, अभिकारक अणुओं के उचित विन्यास पर निर्भर करती है। तथा अभिक्रिया का वेग दो कारक पर निर्भर करता है। प्रश्न आया हुआ बोर्ड एग्जाम में कि अभिक्रिया का वेग किन दो कारकों पर निर्भर करता है, तो नंबर आप एक लिखोगे, नंबर एक सक्रियण ऊर्जा, दूसरा उचित अभिविन्यास। संगत आवर्ती के लिए उचित अभिविन्यास, इन दो कारकों पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि आप लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि संगत आवर्ती, क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि संगत आवर्ती अणुओं के उचित अभिविन्यास पर निर्भर करती है। संगत आवर्ती अणुओं के उचित अभिविन्यास पर निर्भर करती है। अतः अभिक्रिया का वेग निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। बिल्कुल एकदम क्लियर। एक तो आपने कल ही सिखाया, बिल्कुल माइंड में क्लियर है, सक्रियण ऊर्जा। और दूसरा कारक आप क्या लिख दोगे, क्या, उचित अभिविन्यास। उचित अभिविन्यास। ये क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाए कि अभिक्रिया का वेग किन दो कारकों पर निर्भर करता है, किसके अकॉर्डिंग, संगत सिद्धांत के अनुसार। तब आंसर क्या लिखना है, सक्रियण ऊर्जा और उचित अभिविन्यास। अब इसका हमें एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेकर इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं मेन पॉइंट कि दी अणु का मतलब यहाँ दो अणु के मध्य होने वाली अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया के लिए अगर हमें संगत सिद्धांत लिखना है तो अभिक्रिया का वेग आर बराबर क्या लिखोगे, जेड ए बी ए की पावर ई अपॉन आर टी। ये अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए। जेड ए बी का मतलब क्या होता है, अभिकारक ए तथा बी की संगत आवर्ती। अब विशेष बात, संगत आवर्ती है
वो किस पे निर्भर करती है? अभिकारक अणुओं के उचित अभिविन्यास पर, अणुओं के उचित अभिविन्यास पर निर्भर करती है। अतः अभिक्रिया का वेग किन दो कारकों पर निर्भर करे? अभिक्रिया का वेग किन दो कारकों पर निर्भर करता है? तो एक आंसर तो आप क्या लिखोगे? सक्रियण ऊर्जा, और दूसरा उचित अभिविन्यास या अभिकारकों का उचित अभिविन्यास। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका एक एग्जाम्पल नोट करते हैं। तो अब इसको हम आगे बात करें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि ब्रोमोमेथेन से मेथेनॉल का बनना। क्या लिखा है? ब्रोमोमेथेन से मेथेनॉल का बनना। अगर आप इसका ब्रोमोमेथेन का फॉर्मूला जानते हो तो कमेंट्स कर दीजिए। नॉर्मल फार्मूला, ऐसे फार्मूले तो आपको आने चाहिए। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इनके बारे में और फुल डिटेल से बात करेंगे, कैसे फार्मूला बनाते हैं, क्या लिखते हैं। तो ब्रोमोमेथेन से मेथेनॉल का बनना। देखो ब्रोमोमेथेन का फॉर्मूला होता है CH3Br, इसको बोलते हैं ब्रोमोमेथेन। मेथेनॉल बनाना तो इसकी क्रिया करवा दी मैंने OH माइनस से, तो क्या हो गया? CH3OH प्लस Br माइनस। जो CH3OH है, क्या लिखा मैंने? CH3OH, इसको हम क्या बोलते हैं? मेथेनॉल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर सीधी बात है कि हम क्या समझ रहे हैं कि अगर अभिकारक अणुओं का विन्यास उचित होगा तो ही उत्पाद बनेगा, अन्यथा नहीं बनने वाला। तो इसको समझने के लिए देखो हम एक रिएक्शन समझते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ये है आपका ब्रोमोमेथेन, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ यहाँ पे कि C, यहाँ पर क्या आपका Br, ठीक है। इसके बाद इससे हमें क्या जोड़ने? H। तो सीधी बात है, यहाँ एक H, ये दूसरा H और ये तीसरा H, ठीक है। आप सब जानते हो कि कार्बन और Br के मध्य बंध, तो Br की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इस पे आंशिक ऋणावेश, तो इस पे आंशिक धनावेश आता है। अब इस पे आक्रमण कौन करेगा? OH माइनस। कौन करेगा? OH माइनस। अब कंडीशन समझना, ये कंडीशन, दो कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि करना क्या है। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक तो मैं दर्शा रहा हूँ आपको अनुपयुक्त अभिविन्यास। अनुपयुक्त अभिविन्यास का मतलब है जो विन्यास आपके कोई काम का नहीं है, और दूसरा हो गया उपयुक्त अभिविन्यास। उपयुक्त अभिविन्यास, क्लियर है? ठीक है, उपयुक्त अभिविन्यास। अब देखो इस कंडीशन में तो क्या होता है? अनुपयुक्त अभिविन्यास का मतलब क्या होता है? सेम ये कंडीशन है, H Br माइनस और OH माइनस। अब देखो बेटा क्या था, ये आंशिक ऋणावेश और ये आंशिक धनावेश। अब इस विन्यास का मतलब क्या है कि जब Br माइनस है, इधर OH माइनस है, आपको पता है इस अभिक्रिया में क्या होगा? Br हटेगा और OH माइनस आएगा। लेकिन इस इधर Br माइनस का OH माइनस, तो Br इसके सामने से अटैक कर ही नहीं सकता, कि सामने से अटैक कैसे करेगा? Br पे माइनस होता है, OH पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्रतिकर्षण होते हैं। तो अगर इधर सीधा अटैक करता है तो वहाँ पर वो अभिक्रिया होने वाली ही नहीं, क्योंकि वहाँ टक्कर नहीं होगी। तो इस कंडीशन में अगर विन्यास इस प्रकार का है तो उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। क्या लिखा है? उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ऐसी हो कि ये अटैक किधर से करे? पीछे से करे। ये अटैक किधर से करे बेटा? अगर इसका अटैक पीछे से किया जाए तब कंडीशन देखो क्या होती है कि C, देखो ये Br तो यहाँ था, इसको से कहते, ये H, ये H, ये H, और ये OH कहाँ गया आपका? पीछे से। तो अगर ये पीछे से OH यहाँ से बंध बनाएगा तो ये बंध यहाँ से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो आसानी से क्लियर है कि Br यहाँ से क्या हो जाएगा? अलग, क्योंकि Br पे किसका निशान है? इसको ऐसा समझो कि जब
ये OH इसकी तरफ आए, Br इधर आए, तो दोनों पे माइनस है, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो दोनों एक दूसरे के पास आ ही नहीं सकते। जबकि अगर ये OH किधर से आए, इस कार्बन पे पीछे की तरफ से आक्रमण करे इधर से आके, तो प्लस है, इस पे OH माइनस, तो जैसे जैसे इसमें बॉन्डिंग बनेगी वैसे वैसे ये बॉन्डिंग टूट जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको ये HO H प्लस Br माइनस, आपको ये उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि अभिकारक अणुओं में जो टक्कर होती है वो सीधा सा सीधा किस पर, उनके उचित अभिविन्यास पर निर्भर करता है। अगर इस अभिक्रिया में अगर ये और सामने से इस पर आक्रमण करना चाहे तो उत्पाद बनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इस OH ने किधर से आक्रमण किया है, पीछे से आक्रमण किया है, तो ये विन्यास आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप बना लीजिए और इसके बाद हम बात करें, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि काफ़ी पूछ लिया जाता है। अगर इसको लिखना चाहो लैंग्वेज के रूप में कि क्या बनाए, तो आप ये लिख सकते हो कि अणुओं का उपयुक्त एवं अनुपयुक्त, अणुओं का उपयुक्त एवं अनुपयुक्त अभिविन्यास, अणुओं का उपयुक्त एवं अनुपयुक्त अभिविन्यास दर्शाने वाला आरेख। तो इसका स्क्रीनशॉट अपने जल्दी से लें, उसके बाद हम आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट हो गया, इसको अब मिटा देते हैं। अब देखो, इसके लिए एक बात और आती है कि संघट की बात की, तो संघट क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। प्रभावी का मतलब, प्रभावी कब होगा, जब वो उसके विन्यास पर निर्भर करता है। तो इसके लिए हम एक बात करते हैं कि समझना, यहाँ से एक लाइन लिखते हैं कि वे संघट, क्या लिखा बेटा, कि वे संघट जिनमें अणुओं की गतिज ऊर्जा, क्या लिखा, वे संघट जिनमें अणुओं की गतिज ऊर्जा, वे संघट जिनमें अणुओं की गतिज ऊर्जा पर्याप्त हो तथा अभिकारक अणुओं का उचित विन्यास हो, वो आसानी से अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे प्रभावी संघट कहते। समझना, पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि पर्याप्त गतिज ऊर्जा होनी चाहिए, उसके बाद कि संघट होने से, टक्कर होने से मामला नहीं जमने वाला। मामला कब जमेगा, कि जब उसका विन्यास क्या हो, उचित विन्यास हो। तो इसका मतलब जो टक्कर हो रही है वो सब टक्कर अपने काम की नहीं है, उसी टक्कर की बात करते जिससे उत्पाद कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी टक्कर। क्या बोलते हैं, प्रभावी टक्कर। थोड़ा सा आप एक याद करना कि हमने जब भी लिखा था कि अभिक्रिया का वेग बराबर ZAB/E⁴ लिखा था। ये ZAB क्या था, अभिकारक A और B की संघट आवर्ती। लेकिन सीधी बात है, संघट आवर्ती से ही उत्पाद में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो संघट हो रहा, वो क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। तो प्रभावी संघट को दर्शाने के लिए एक कारक को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। इस P को हम बोलते हैं प्रायिकता या त्रिविम कारक, जो ये निर्भर करता है कि उसका विन्यास किस प्रकार से है। तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम एक समीकरण के माध्यम से लिख लेते हैं। तो प्रभावी संघट के स्पष्टीकरण के लिए एक
कारक P लेते हैं, प्रभावी संगत के स्पष्टीकरण के लिए एक कारक P लेते हैं जिसे प्रायिकता, जिसको क्या बोलते हो, जैसे प्रायिकता या त्रिविम कारक कहते हैं। अब अभिक्रिया का वेग हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझने लायक है कि अभिक्रिया का वेग बराबर P ZAB e⁻EA/RT। ये आपका संगत सिद्धांत है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे जितना लैंग्वेज में था वो पूरा मैंने NCERT के अकॉर्डिंग आपको इसको समझा दिया है। तो क्या था रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत, ये लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छी तरीके से, और बिल्कुल याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो ये याद करना था। प्रभावी संगत कहते हो, कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रभावी संगत किसे कहते हैं। तो इसको मिटाते हो, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं जो अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, और उन न्यूमेरिकल में से बोर्ड एग्जाम में 100% आपको ये न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेंगे। तो उससे पहले एक लास्ट टॉपिक अपना इस चैप्टर का शेष रह गया है, उसकी बातें हम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ हम बात करें कि जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको मैं पहले लिख देता हूँ। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा एवं मैक्सवेल वक्र। टॉपिक का क्या नाम दिया गया बेटा? अति संभाव्य गतिज ऊर्जा एवं मैक्सवेल वक्र। फिर से रिपीट है, क्या नाम था? अति संभाव्य गतिज ऊर्जा एवं मैक्सवेल वक्र। होता क्या है, किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं उन सब अभिकारकों की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है। उन सभी अभिकारकों की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती। इसको समझाने के लिए वोल्टेजमैन तथा मैक्सवेल ने अधिक संख्या युक्त अणुओं पर एक सांख्यिकी का प्रयोग किया। उस प्रयोग में मैक्सवेल ने क्या किया था कि अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य एक ग्राफ खींचा, और ये कहा कि इस ग्राफ का जो शीर्ष भाग है वो अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, मतलब ज़्यादा अगर उन अणुओं की संख्या बताएगा जिनके पास नॉर्मल है ऊर्जा रहती है। एक समझते कि अपनी एक क्लास होती है, उस क्लास में कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर बच्चों की संख्या होगी, आप गौर करोगे तो वो मीडियम साइज़ के बच्चे होंगे। उसी प्रकार जो ज़्यादा अगर अणुओं की जो ऊर्जा होगी उसी को समझाने के लिए प्रयोग किया गया। फिर ये बताया गया कि अगर टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग दुगना या तिगुना होता है। वो किस प्रकार से सिद्ध करते, इसके बारे में उसने इतनी बातें बताई। तो हम स्टार्ट करते हैं। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा एवं मैक्सवेल वक्र। देखो यहाँ लिख रहे हैं कि अभिकारक के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा, अभिकारक के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है। अभिकारक के सभी अणुओं की क्या नहीं होती? गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है। अतः वोल्टेजमैन एवं मैक्सवेल ने अधिक संख्या में जिनकी संख्या क्या हो जाता, अधिक संख्या में अणुओं के
व्यवहार को समझाने के लिए एक सांख्यिकी प्रयोग किया। अधिक संख्या में अणुओं के व्यवहार को समझाने के लिए क्या किया? एक सांख्यिकी का प्रयोग किया। अब मैक्सवेल ने क्या किया वो बात समझना। मैक्सवेल ने अणुओं के अंश एवं गतिज ऊर्जा, मैक्सवेल ने अणुओं के अंश एवं गतिज ऊर्जा के मध्य एक आरेख खींचा। पहले हम इससे संबंधित जो बातें लिखनी है वो लिख लेते हैं, फिर हम लास्ट में इसको ग्राफ के द्वारा समझ लेंगे। तो मैक्सवेल ने क्या किया? अणुओं के अंश और तो ग्राफ किस किस के मध्य खींचा, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। मैक्सवेल ने जो ग्राफ बनाया था वो किसके मध्य? अणुओं के अंश, मतलब अणुओं की संख्या और उनकी गतिज ऊर्जा के मध्य एक वक्र बनाया गया था। अब आगे बात करें। मैक्सवेल के अनुसार वक्र का शीर्ष, जब आप कोई ग्राफ बनाते हो इस प्रकार से तो ग्राफ ये बनेगा, तो ये ग्राफ का क्या हो गया? शीर्ष। तो मैक्सवेल के अनुसार वक्र का शीर्ष अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, मैक्सवेल के अनुसार वक्र का जो शीर्ष है वो अति संभाव्य गतिज ऊर्जा या अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा के संगत है, या गतिज ऊर्जा को, मतलब कहने का मतलब ये था कि मैक्सवेल के अनुसार जो उस वक्र का जो शीर्ष भाग है वो आपकी अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा का मतलब अधिकांश अणुओं की गतिज ऊर्जा जितनी हो, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, और या कह सकते हो कि अणुओं के अधिकांश अंश की गतिज ऊर्जा के संगत है, उसको दर्शाता है। इस गतिज ऊर्जा से, इस गतिज ऊर्जा से कम या अधिक, इस गतिज ऊर्जा से कम या अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इसके बाद एक लाइन लिखते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात है, चलो उसको मिटाना पड़ेगा, काफ़ी बड़ी लाइन है, इसमें आ नहीं पाएगी। एक बार फिर से रिपीट करने, 2 मिनट हम बात करते हैं, समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। टॉपिक क्या लिखा है? अति संभाव्य गतिज ऊर्जा व मैक्सवेल वक्र। तो मैक्सवेल ने क्या किया? सबसे पहले किसी भी अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग लेते हैं उन सब की गतिज ऊर्जा क्या नहीं होती? समान नहीं होगी। सीधी बात है, क्लास में सब बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, कुछ कमज़ोर भी होते, कुछ होशियार भी होते, कुछ मीडियम साइज में भी होते हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए अभिक्रिया में सभी अभिकारकों की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती, इसको समझाने के लिए किसने? वोल्टेजमैन और मैक्सवेल ने, वोल्टेजमैन व मैक्सवेल ने अधिक संख्या में अणुओं के व्यवहार को समझाने के लिए एक सांख्यिकी प्रयोग किया। इस प्रयोग में मैक्सवेल ने क्या किया कि अणुओं के अंश, मैक्सवेल ने अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ बनाया। मैं समझा देता हूँ क्या किया। ऐसे लिया, ठीक है, ग्राफ बना दिया। तो इधर तो लिख दिया इन्होंने अणुओं का अंश, इधर तो क्या लिख दिया?
अणुओं का अंश, और यहाँ लिख दिया गतिज ऊर्जा। तो ग्राफ किसके मध्य बनाया? अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य। अब देखो, जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ की लाइन इस प्रकार से आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इन अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और जिनकी गतिज ऊर्जा ये है। देखो, इधर जाने का मतलब अणुओं का अंश, इधर का मतलब गतिज ऊर्जा। तो मतलब ये जो अणु है, इन अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी जिनकी गतिज ऊर्जा इतनी है, तो उसको लिए बोला अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। अधिकांश अणुओं की गतिज ऊर्जा कहाँ होगी? इतनी होगी। तो मैक्सवेल के अनुसार जो वक्र का शीर्ष है, वक्र का शीर्ष है, वो अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा का मतलब अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा नहीं, अणुओं के उस अंश की बात करेंगे जिनकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो, या अणुओं के सर्वाधिक अंश जिसकी गतिज ऊर्जा के संगत है। अब देखो, इस गतिज ऊर्जा, ये अणु है, इनकी गतिज ऊर्जा इतनी है, इनसे कम या ज़्यादा अणुओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। अब हम बात करें, जैसे ही हम टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे, सुना विशेष बात, जब हम टेम्परेचर में, ताप में वृद्धि करेंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे आपने टेम्परेचर में वृद्धि की तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि करने का मतलब, जैसे ही आपने वृद्धि की तो जो ग्राफ का झुकाव है वो इधर आ जाएगा। अभिक्रिया के वेग में या अभिक्रिया के वेग में ताप में वृद्धि करने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिससे जो वक्र का फैलाव है वो किधर हो गया? वक्र का फैलाव दाईं ओर हो जाता है। लेकिन वक्र का कुल क्षेत्रफल समान है। जैसे कैसे? इधर जितने अणुओं की संख्या में कमी आई, उतने अणुओं की संख्या में वृद्धि आ गई। क्योंकि हर समय जो प्रायिकता बोलते, किसी भी घटना की होने की संभावना कितनी होती है? एक होती है। इस ग्राफ को मैं वापस से एक अच्छे तरीके से लास्ट में बना के हम समझेंगे। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे इसको बढ़ाते हैं। तो बेटा बात करें तो स्क्रीनशॉट हो गया, मिटा रहा हूँ यहाँ से। और बेटा इतना टफ नहीं है, एक दो बार आप इसको लिखोगे, पढ़ोगे तो ढंग से आपको आसानी से याद हो जाएगा। और आपको पता है कि चैप्टर अच्छा चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन किसी भी प्रकार से अगला इसमें बना के आपसे पूछ सकता है। इसके बाद देखो बेटा, हम आगे बात करें कि जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो वक्र का शीर्ष अधिक ऊर्जा की ओर विस्थापित हो जाता है, तो वक्र का फैलाव दाईं ओर हो जाता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें कि जब ताप को बढ़ाते हैं तो वक्र का शीर्ष अधिक ऊर्जा की ओर, तो वक्र का शीर्ष अधिक ऊर्जा की ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात वक्र का फैलाव दाईं ओर बढ़ता है। वक्र का फैलाव किधर बढ़ता है? दाईं ओर बढ़ता है, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं का अनुपात बढ़ जाता है, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं का अनुपात बढ़ जाता है। वक्र का, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन एक लाइन लिख सकते हैं, लेकिन वक्र का कुल क्षेत्रफल समान
रहता है, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया होने की पॉसिबिलिटी एक ही होती है, तो क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या रहेगा, समान रहेगा। अब एक चीज़ और, यदि उस अभिक्रिया के टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो क्या पड़ता है, और इसी का अपने को ग्राफ बना के समझना है। देखते हैं कि यहाँ लिख रहे हैं, जो अपने लिए सबसे काम की वो है, एक लाइन और लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने से, या इसको लिख देते हैं कि T+10 डिग्री सेल्सियस ताप पर, क्या लिखा है, T+10 डिग्री सेल्सियस ताप पर सक्रियण ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा युक्त, T+10 ताप पर सक्रियण ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा युक्त अणुओं का क्षेत्रफल लगभग दुगुना हो जाता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता। अब बेटा मैं समझा रहा हूँ, वो समझना आपके वो काम की चीज़ें। ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई कि हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। ग्राफ देखो, ठीक है, ये ग्राफ बना दिया। ग्राफ किसके मध्य बनेगा, अणुओं के अंश और उसकी गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ बनेगा। ग्राफ खींचा, सपोज किया ग्राफ ऐसा आया, और ये बिंदु क्या हो गया आपका, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब नॉर्मल ग्राफ तो ये हो गया। अब यदि आप और सपोज करते हैं गतिज ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा है इसको मान लेते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने, सक्रियण ऊर्जा। तो अणु तो इतने सारे हैं, लेकिन इतने अणुओं में उत्पाद में कन्वर्ट वही होगा जिसके पास सक्रियण ऊर्जा या उससे ज़्यादा ऊर्जा हो। तो केवल इतने ही अणु उन उत्पाद में कन्वर्ट होंगे। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर में वृद्धि करोगे तो अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि। अब एक बात समझना, काफ़ी बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ रहे। अगर अणुओं के अंश में वृद्धि हो तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। गतिज ऊर्जा इधर, ऊर्जा इधर है, तो ताप में वृद्धि करोगे तो ग्राफ किधर जाएगा, इधर बाईं ओर विस्थापित होगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन में था। अगर टेम्परेचर में कितनी वृद्धि कर दी जाए, T+10 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो कंडीशन क्या होगी। अब समझना बेटा, यहाँ पे बना दिया। देखो पहली कंडीशन तो वही थी, बना दी। इसको क्या बोलेंगे, वही अणुओं का अंश। यहां आपने क्या लिख दिया बेटा, गतिज ऊर्जा। ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा। लेकिन ये सक्रियण ऊर्जा कब है, जब टेम्परेचर क्या हो, T हो, नॉर्मल टेम्परेचर की कंडीशन में है। तो इसके लिए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि तो यही अणु उत्पाद में क्या होंगे, परिवर्तित होंगे, अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो लिख दो यहाँ पे तीर का निशान लगा के कि T ताप पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं का अंश। अब क्या किया आपने, और ये ग्राफ कब लिया गया है, जब टेम्परेचर कितना हो, T डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर में कितने की वृद्धि की, 10 डिग्री की। तो अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि हुई, तो इसका मतलब देखो अणुओं का कुल क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा। आ गया ये ग्राफ। अब ये ग्राफ कब है आपका, T+10 डिग्री सेल्सियस पर।
तो 10 डिग्री वृद्धि की, तो आप यहाँ ग्राफ में गौर से देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि इतनी ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या क्या हो गई, डबल हो गई। इतने अणु की संख्या क्या हो गई, अणु डबल हो गई। तो इतने अणु और उत्पाद में क्या होंगे, आपके कन्वर्ट होंगे। तो इतने अणु उत्पाद में और कन्वर्ट होंगे, तो इसके लिए लिख सकते हैं कि तो बेटा ये बिंदु तो क्या दर्शा रहा आपको, यह लिख दूं मैं, सक्रिय अणु ऊर्जा, ठीक है। ये जो ग्राफ बना इसके लिए हम लिख सकते हैं T+10 ताप पर, T+10 ताप पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अतिरिक्त अणुओं का अंश, अतिरिक्त अणुओं का अंश। तो नॉर्मली ये तो पढ़ा था कि अभिक्रिया के टेम्परेचर में वृद्धि करने 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल वक्र बोलते हैं इसको, और पूछा जा सकता है। तो इसका आप चलो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो इसके नीचे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि अभिक्रिया वेग की ताप पे निर्भरता को दर्शाता हुआ वितरण वक्र, जगह बच्चे नहीं बेटा यहाँ पे, कि नीचे की लाइन से अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को दर्शाता हुआ वितरण वक्र आप इसके नीचे लिख सकते हो। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया। इसके साथ ये आपका चैप्टर यहाँ पर अपना समाप्त हो चुका है। और कल की क्लास में, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 से केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गति से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। एक दिन तो मैंने पहले क्लास ली थी जिसमें सिंपल न्यूमेरिकल किए थे। कल की क्लास में कुछ अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण ऐसे न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उनकी बात करने वाले हैं। इसलिए कल की क्लास अटेंड करने से पहले इस चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लेना, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें इजीली याद हो जाए। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।